वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। इजरायली वजीर आजम नेफ्ताली बेनेट का इंकशाफ, कहा मेरे कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाओ। इजरायली फौज के इजलास में ईरान को बताया इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दिल के मर्ज में मुब्तला होने की खबरें, कई आलमी रहनुमाओं का इलाज करने वाले इसराइली डॉक्टर से करवा रहे हैं वो इलाज, इसराइली मीडिया ने किया है दावा। अमेरिकी सदर जो बाइडन की अवामी मकबूलियत में इंतहाई कमी, 52% वोटर्स ने बाइडन की पॉलिसियों को कर दिया मुस्तरद। इससे पहले चीजें भूल जाने और सरेआम सो जाने पर बने थे तनकीद का निशाना। मरकजी हुकूमत ने बच्चों के लिए कोरोना की नई गाइडलाइंस कर दी जारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क जरूरी नहीं। 6 से 11 साल की उम्र के बच्चे वालिदैन की निगरानी में पहने मास्क। कोरोना मरीजों को एस्टेरॉयड लेने से भी किया गया मना। गोलीबारी के बाद क्लब हाउस ऐप के मामले में 3 मुलजमीन को किया गया गिरफ्तार। चैट के दौरान मुस्लिम खवातीन के खिलाफ नफरत फैलाने और तौहीन आमेज तबसरे करने का है इल्जाम। और आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के शेड्यूल का कर दिया ऐलान। 22 अक्टूबर को टकराएंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 23 अक्टूबर को होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का महामुकाबला। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली वज़ीर आज़म नेफ्ताली बेनेट ने इंकशाफ किया है कि उनके मुल्क के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वो ईरानी सिस्टम की नुमाया सूरत में नुकसान पहुंचाए। एक नई ट्वीट में बेनेट ने तस्दीक की है कि उन्होंने इसराइली फौज की कमान के साथ इजलास में मुल्क को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। उनमें सर फहरिस्त ईरान का खतरा है। बेनेट ने वाज़ह किया कि आइंदा मरहले में उनके और उनके मुल्क के लिए मरकजी मिशन ईरानी निज़ाम और मुख्तलिफ इलाकों में तेहरान की ज़ेर इंतज़ाम तंजीमों और जमातों को नुकसान पहुँचाना है। हालिया अरसे में इसराइल बारहा ऐलान कर चुका है कि वह ज़रूरत पड़ने की सूरत में ईरान के खिलाफ अकेले कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहा है। इसराइल के मुताबिक वो यकीनन बैनुल-अक़वामी ताउन के मुवाफ़िक़ काम करने को तरजीह देता है, ताहम अगर ज़रूरत हुई तो वो अकेले कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएगा। इजरायली मीडिया में शाये होने वाले इत्तलात में दावा किया गया है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हाल ही में एक सीनियर इसराइली हार्ट स्पेशलिस्ट यानी दिल के अमराज के माहिर की खिदमात ली हैं, जो दिल की मुमकिन मसाइल की निशानदही करती हैं। उन्होंने कहा कि ज़ेर बहस डॉक्टर प्रोफेसर यत्ज़ाक शापिरा हैं, जो तिल अवीव में सोर्स की मेडिकल सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर जनरल और अस्पताल में मेडिकल टूरिज्म के निगरान है। ज़राए ने बताया है कि शापिरा एक माहिर अमराज क़ल्ब हैं, जो मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं को तिब्बी मसाइल और इलाज के बारे में मशवरा देते रहे हैं। इसराइली मीडिया ने बाखबर ज़राए के हवाले से कहा है कि अगर एर्दोगान की तुर्की में इसराइली डॉक्टर से मुलाकात हो तो यह हैरत की बात नहीं होगी। दूसरी जानिब अस्पताल और इसराइली डॉक्टर ने इस खबर पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन की अवामी मकबूलियत कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। 19 और 20 जनवरी को कराए गए एक नए सर्वे के मुताबिक 52% वोटर्स ने कोविड-19 और इक़्तिसादी तरक्की पर अमेरिकी सदर की पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया है। जो बाइडन ने बुध के दिन ही एतराफ़ किया था कि उनको इक़्तिदार के पहले बरस आलमी वबा और महंगाई पर काबू पाने में मुश्किलात दरपेश हैं, लेकिन वो उन मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। बता दें कि इससे पहले भी जो बाइडन को आलमी रहनुमाओं के साथ बातचीत के दौरान सो जाने तो वहीं बाज़ अहम बातें भूल जाने पर शदीद तंज व तनकीद का निशाना बनाया जा चुका है। अल-कायदा ने जुमा के रोज़ यमन में अमेरिकी हमले में अपने एक कमांडर की हलाकत का ऐलान किया है, जिसकी इत्तला साइट ने दिया है। इंटरनेट पर मुसल्लह ग्रुपों की सरगर्मियों पर नज़र रखने वाली साइट की डायरेक्टर रीटा कार्ड्स ने कहा कि तंजीम ने सालेह बिन सालिम बिन उबैद अबुलान, जो अबू अमीर अल-हज़रमी के नाम से मशहूर थे, उनको कत्ल कर दिया गया है, मगर उनके कत्ल की तारीख या जगह का जिक्र नहीं किया गया। मकतूल अल-कायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन के साथियों में वो शामिल था। रीटा गार्ड्स ने ट्विटर पर एक अमेरिकी फिजाई हमले की रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें 14 नवंबर को दाइश के 3 जंगजू मारे गए।
यमन में आईनी हुकूमत के दिफा के लिए काम करने वाले अरब इत्तेहाद ने यमनी गवर्नरी अलबीज़ा में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग पैड तबाह करने का ऐलान किया। उन्होंने हदीदा में हौसी मलेशिया की सलाहियतों को तबाह करने के लिए फ़िज़ाई हमले किए हैं। अरब इत्तेहाद का कहना है कि बहरी क़ज़्ज़ाक़ी और मुनज़्ज़म जराइम के एक अड्डे को निशाना बनाया गया, जो मुबैना तौर पर गवर्नरी की बंदरगाहों से अपनी कार्रवाइयाँ चलाता है। उन्होंने सना में शहरियों से हौसी कैंपों और इज्तिमात से दूर रहने और जंगी मकासद के लिए हौसियों के ज़ेरे कंट्रोल किसी भी जगह को खाली करने का मुतालबा किया। अरब इत्तेहाद का यह भी कहना है कि यमनी दारुल हुकूमत में जायज़ फ़ौजी अहदाफ पर फैसला कुन हमले किए गए। अरब इत्तेहाद ने कहा कि फ़ौजी कार्रवाई ख़तरे का जवाब है और दुश्मन के हमले के ख़तरे को बेअसर कर दिया गया है। यमन में दहशतगर्द हौसी मलेशिया ने दारुल हुकूमत सना की यूनिवर्सिटी में तलबा पर धावा बोल दिया। सना यूनिवर्सिटी का शुमार मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटियों में होता है। ये यूनिवर्सिटी इन दिनों हौसियों के कंट्रोल में है। ज़रा के मुताबिक यूनिवर्सिटी में कुल्लिया तिब के तलबा व तालिबात एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे। उनका मुतालबा था कि फ़र्स्ट टर्म के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स को मुलतवी किया जाए। इसकी वजह से बाज़ इंतज़ामी उमूर और तलबा के अपने मसाइल थे। हौसी क़यादत की जानिब से मुकर्रर किए गए कुल्लिया तिब के डीन हसन अल महबशी ने इस मुतालबे को मुस्तरद करते हुए मुसल्लह हौसियों को बुला लिया ताकि वो तलबा के एहतजाज को कुचल सके। इसके बाद हथियार लिए हौसी बागियों ने यूनिवर्सिटी पर हमला करते हुए न सिर्फ लड़कों को बल्कि यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही लड़कियों को भी ज़दोकोब किया। इस वाक़े के वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वेस्टर्न अफ्रीकी मुल्क लाइबेरिया के दारुल हुकूमत मोनरोविया में ईसाइयों की दुआया तकरीब में भगदड़ मचने से कम अज कम 29 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। पुलिस तर्जमान मोसेस कार्टर ने कहा कि ये अमवात की इब्तिदाई इत्तलात हैं और इसमें मजीद इजाफे का अंदेशा है, क्योंकि अक्सर जख्मियों की हालत नाजुक है, जबकि मरने वालों में बच्चे भी शामिल है। वाक़े की तफसीलात अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकी। ताहम मुकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भगदड़ उस वक्त मची जब डाकुओं के ग्रुप ने इबादत करने वालों पर छुरों और तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। ईसाइयों की इस तरह की तकरीबात में लाइबेरिया में उमूमन हज़ारों अफराद शिरकत करते हैं, जहां के मुल्क की 50 लाख से ज़ायद आबादी ईसाई है। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अब तक की अहम नेशनल न्यूज़। कोरोना वायरस बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी तेज़ी से अपनी चपेट में ले रहा है। मरकज़ी हुकूमत ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड से मुताल्लिक़ नई गाइडलाइंस जारी की है और ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना के बढ़ते केसेस पर एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप ने कोरोना पर पहले की गाइडलाइंस का जायजा लिया था। इसके बाद बच्चों के लिए इस गाइडलाइंस में कई नई चीज़ें शामिल की गई हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक 5 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क ज़रूरी नहीं है।
6 से 11 साल की उम्र के बच्चे अपने वालिदैन की निगरानी में सही ढंग से मास्क लगाएं। 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र वालों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि कोरोना के मरीज को 3 लेयर वाला मास्क लगाना चाहिए। स्टेरॉयड इस्तेमाल नहीं करने की भी सलाह दी गई है। राजधानी दिल्ली में लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू को हटाने का ऐलान करते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब दिल्ली में केसेस कम आ रहे हैं, इसलिए ये फैसला किया गया। हालांकि खबर यह भी है कि दिल्ली के एलजी ने वीकेंड कर्फ्यू को हटाने के केजरीवाल हुकूमत के फैसले को मंजूरी नहीं दी है, इसलिए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। निश्चित करने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए, मार्केट्स बंद किए गए, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, कई पाबंदियां लगाई गई। लेकिन अब जब केसेस कम हो रहे हैं धीरे धीरे और धीरे धीरे लग रहा है कि पीक इसका निकल चुका है और स्थिति सुधर रही है, तो अब फिर ये भी देखना है कि लोगों की रोजी रोटी चलती रहे, व्यापार चलता रहे, नौकरियां चलती रहें, लोगों के सामने सर्वाइवल का संकट ना हो। वैसे ही बहुत सारे जॉब्स कोविड की वजह से चले गए हैं, लॉकडाउन की वजह से चले गए हैं। तो इसको देखते हुए और कम होते हुए केसेस को देखते हुए व्यापारियों के हित में नौकरियां ना जाएं, लोगों का काम चलता रहे, रोजी रोटी चलती रहे, उसके हित में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ निर्णय लिए हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो वीकेंड कर्फ्यू था वो हटा दिया जाएगा और दूसरा निर्णय है कि जो प्राइवेट ऑफिसेज थे उनको अभी एडवाइजरी दी गई थी कि वो 100% स्टाफ के साथ घर से ही काम करें। अब वो 50% स्टाफ को ऑफिस बुला सकते हैं और 50% स्टाफ के साथ वर्क फ्रॉम होम चलता रहे। उस तरह की व्यवस्था प्राइवेट ऑफिसेज के लिए अनुमति दे दी जाएगी। और जो बाजारों में ऑड इवन की व्यवस्था लागू की गई थी कि एक दिन एक दुकान खुलेगी और दूसरे दिन दूसरी दुकान खुलेगी, वो भी अब वापस ले ली जाएगी। तो सीएम साहब ने ये निर्णय लेके सरकार की तरफ से एलजी साहब की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया है और जैसे ही एलजी साहब से मंजूरी मिल जाएगी इसे दिल्ली में लागू कर दिया जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही दिल्ली के लोगों को, जैसे कोविड के केसेस कम होने की अच्छी खबरें अब धीरे धीरे रोज मिल रही हैं और स्थिति नियंत्रण में होती दिख रही है, वैसे ही बाजारों के खुलने की, वीकेंड कर्फ्यू हटने की और प्राइवेट ऑफिस के 50% खुलने की खबर भी जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मुंबई पुलिस साइबर सेल ने क्लब हाउस केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिमीन में एक का नाम 19 साल आकाश है, वहीं दूसरा मुलजिम 21 साल का जैष्णो कक्कड़, जबकि तीसरा मुलजिम 22 साल का यश प्राशर है। क्लब हाउस ऐप चैट में खवातीन के बारे में घिनौने और इंतहाई तौहीन आमेज बातें करने के इल्ज़ाम में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने हरियाणा से ये चैट करने वाले की गिरफ्तारियां की है। यश चैट का मॉडरेटर और स्टॉकर है। ट्रांजिट रिमांड के बाद तीनों को मुंबई लाया जाएगा। 2 दिन पहले ही मुंबई की राजा एकेडमी ने भी क्लब हाउस चैट में मुस्लिम खवातीन की बदनामी का इल्ज़ाम लगाया था। अमर जवान ज्योति या इंडिया गेट पर फौजियों के लिए अब दिशोला या अमर जवान ज्योति को 50 साल बाद बुझाया जाएगा और आज एक तकरीब में कौमी जंगी यादगार में मशाल के साथ उसे मिला दिया जाएगा। शोले का एक हिस्सा आज सपहर जंगी यादगार पर ले जाया जाएगा। इसी तरह की खबरों पर मरकज़ की मोदी हुकूमत ने कहा कि बहुत सी गलत मालूमात गर्दिश कर रही हैं। अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं जाएगा बल्कि इसे कौमी जंगी यादगार के शोले के साथ मिलाया जा रहा है। ये देखना एक अजीब बात है कि अमर जवान ज्योति के शोलों के जरिए साल 1971 के शहीदों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया जाता है, लेकिन उनका कोई भी नाम वहाँ मौजूद नहीं है। काबिल ज़िक्र है कि इंडिया गेट अंग्रेज़ों ने पहली जंग अजीम में मारे गए बरतानवी हिंदुस्तानी फ़ौज के सिपाहियों की याद में तामीर किया था। अमर जवान ज्योति को 1971 में इंडिया गेट के नीचे रखा गया था। उस वक्त इंदिरा गांधी की क़यादत वाली कांग्रेस की हुकूमत थी। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने आज मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाले पीएम मोदी ने मुल्क की तमाम जमा पूंजी 3 बड़े बिजनेसमैनों को सौंप दी है। हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है।
आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। प्रियंका गांधी ने आज यूपी में किसी पार्टी से अलायंस के सवाल पर कहा कि अगर ऐसी सूरत आती है तो हम उस पार्टी के साथ अलायंस बनाएंगे जो ख्वातीन के तय बनाए गए हमारे एजेंडे पर अमल करे। नहीं, आपने पूछा कि हम चुनाव के बाद अगर किसी अन्य पार्टियों को समर्थन देकर सरकार में शामिल होना चाहेंगे, तो मेरा जवाब यह है कि जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तब ये तय किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आई भी और हम किसी गठबंधन की सरकार में शामिल हों या कुछ ऐसा हम सपोर्ट दें, तो हम चाहेंगे कि जो हमने एजेंडा महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए यहाँ पे हमने जो आप सबको बताया है, जो हमारा एजेंडा है, वो हम पूरा कराएंगे। तो हम चाहेंगे कि वो एजेंडा पूरा हो और वो एक कंडीशन शायद होगा हमारा, खास तौर से महिलाओं वाला। बात करते हैं क्रिकेट की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में खेले जाने वाले इस वर्ल्ड कप में 16 टीमें शरीक होंगी और ये सुपर फॉर्मेट में खेला जाएगा, यानी डायरेक्ट क्वालिफाई करने वाली 8 टीमों के अलावा 4 टीमें क्वालिफाइंग मैचेस खेलेंगी, जबकि मजीद 4 टीमें भी सुपर 12 मरहले में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। इवेंट में पहले से क्वालिफाई करने वाली 8 टीमों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमें हैं। ग्रुप बी बज़ाहिर आसान टीमों पर मुश्तमिल है, जिसमें बांग्लादेश की टीम भी है, जिसने गुज़िश्ता बरस क्वालिफाइंग राउंड खेला था। 2 मरतबा की चैंपियन वेस्ट इंडीज और 1 मरतबा T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करने वाली श्रीलंकन टीम, उनके समेत नामीबिया और स्कॉटलैंड की टीमें सुपर 12 मरहले के लिए क्वालिफाइंग मैचेस खेलेंगी। सुपर 12 मरहले का बाकायदा आगाज 22 अक्टूबर को दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। ये दोनों टीमें गुज़िश्ता बरस UAE में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी आमने सामने थी। इवेंट का दूसरा सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टीमों के दरमियान 23 अक्टूबर यानी 23 अक्टूबर को मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इजरायली वजीर आजम नेफ्ताली बेनेट का इंकशाफ, कहा मेरे कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाओ। इजरायली फौज के इजलास में ईरान को बताया इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दिल के मर्ज में मुब्तला होने की खबरें, कई आलमी रहनुमाओं का इलाज करने वाले इसराइली डॉक्टर से करवा रहे हैं वो इलाज, इसराइली मीडिया ने किया है दावा। अमेरिकी सदर जो बाइडन की अवामी मकबूलियत में इंतहाई कमी, 52% वोटर्स ने बाइडन की पॉलिसियों को कर दिया मुस्तरद। इससे पहले चीजें भूल जाने और सरेआम सो जाने पर बने थे तनकीद का निशाना। मरकजी हुकूमत ने बच्चों के लिए कोरोना की नई गाइडलाइंस कर दी जारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क जरूरी नहीं। 6 से 11 साल की उम्र के बच्चे वालिदैन की निगरानी में पहने मास्क। कोरोना मरीजों को एस्टेरॉयड लेने से भी किया गया मना। गोलीबारी के बाद क्लब हाउस ऐप के मामले में 3 मुलजमीन को किया गया गिरफ्तार। चैट के दौरान मुस्लिम खवातीन के खिलाफ नफरत फैलाने और तौहीन आमेज तबसरे करने का है इल्जाम। और आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के शेड्यूल का कर दिया ऐलान। 22 अक्टूबर को टकराएंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 23 अक्टूबर को होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का महामुकाबला। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल।